लोग धारा रेखीय प्रवाह पढ़ रहे थे। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बर्नौली की थ्योरम पढ़ी थी। अब पढ़ते हैं क्रांतिक वेग। क्रांतिक वेग क्या होता है? द्रव के प्रवाह का वह अधिकतम वेग जहां तक प्रवाह जो है वो धारा रेखीय बना रहता है, उस वेग को हम क्या कहते हैं? क्रांतिक वेग। ठीक है, हमने धारा रेखीय प्रवाह पढ़ा था, विक्षुब्ध प्रवाह पढ़ा था। क्या कहा था? जब भी एक निश्चित प्रवाह तक उस जल का जो प्रवाह है वो धारा रेखीय बना रहता है, लेकिन अगर द्रव का एक वेग एक निश्चित वेग से अधिक हो जाए तो उसका प्रवाह धारा रेखीय ना रहकर विक्षुब्ध हो जाता है। तो जिस वेग के बाद उसका प्रवाह विक्षुब्ध हो जाता है उसी को हम क्या कहते हैं? क्रांतिक वेग। तो द्रव के प्रवाह का वह अधिकतम वेग ठीक है, जहां द्रव का प्रवाह धारा रेखीय बना रहता है। ठीक है, द्रव का क्रांतिक वेग Vc कहलाता है। ठीक है, ठीक। अब अगर श्यानता उच्च हो और घनत्व कम हो, ठीक है, तो अगर कोई ऐसा द्रव जिसकी श्यानता उच्च हो और घनत्व जो है वो कम हो, अगर वो पतली नली में प्रवाहित हो रहा है, ठीक है, तो द्रव के लिए क्रांतिक वेग क्या होगा? अधिक होता है। ठीक है, और अगर निम्न श्यानता और निम्न घनत्व का द्रव चौड़ी नली में प्रवाहित हो रहा हो तो उसका क्रांतिक वेग क्या होगा? कम होगा। इसीलिए चौड़ी नली में ज्यादातर जो होता है द्रव का जो प्रवाह होता है वो विक्षुब्ध होता है। ठीक है, अब एक होता है रेनॉल्ड्स संख्या। ठीक है, आर ई, इसको रेनॉल्ड्स नामक एक साइंटिस्ट ने खोजा था। आर ई इज इक्वल टू रो, ठीक है, डी वी सी। वी सी क्या है यहाँ पे? क्रांतिक वेग है, अपान ईटा। ईटा यहाँ पे श्यानता है। ठीक है, अब अगर यदि किसी ये द्रव, ठीक है, नली में प्रवाहित हो रहा है, ठीक है, इसकी वैल्यू जो है, ठीक है, अगर 2000 से कम है, ठीक है, इसमें हम सब वैल्यू रखें तो आर ई की जो मान आए, ठीक है, अगर वो 2000 से कम है, ठीक, तो जो प्रवाह होता है वो धारा रेखीय होता है। और यदि आर ई की वैल्यू जो है वो 3000 से अधिक है तो प्रवाह विक्षुब्ध होता है। ठीक है, और अगर इसकी वैल्यू, ठीक है, 2000 से 300 के बीच है तो इसका प्रवाह जो है, ठीक है, कभी विक्षुब्ध और कभी धारा रेखीय होता है। हमने बताया था क्रांतिक वेग। क्रांतिक वेग Vc जो होता है ये श्यानता गुणांक ईटा, ठीक है, और जो द्रव किसी नली में प्रवाहित हो रहा हो उसके व्यास d, ठीक है, और उसके घनत्व रो पर निर्भर करता है। तो Vc जो है वो श्यानता के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और डायमीटर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है और घनत्व के भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर हम इन तीनों को कंबाइन कर दें तो क्या हो जाएगा? ईटा डी रो। तो वी सी
इज इक्वल टू आर ई, या कहीं कहीं ये इसका सिंबल आर एन भी लिखा मिलता है, दोनों सही है, आर एन ईटा डी रो। ठीक है, तो ये क्या है यहाँ पे रेनॉल्ड संख्या है। रेनॉल्ड संख्या है। ठीक है, इसको हम रेनॉल्ड संख्या कहते हैं। ठीक, अब यहां से रेनॉल्ड संख्या आर ई का मान क्या हो जाएगा, डी रो वी सी अपान ईटा। ठीक है, अब अगर हम इसमें डी रो और वी सी और ईटा की वैल्यू रखें, तो अगर आर ई की वैल्यू 2000 से कम आ जाए, ठीक है, तो उसका जो भी द्रव फ्लो हो रहा है, बह रहा है, उसका जो प्रवाह होगा वो धारा रेखीय होगा। अब अगर आर ई की जो वैल्यू है वो 3000 से अधिक हो जाए, ठीक है, 3000 से अधिक हो जाए, तो क्या होगा, उसका प्रवाह विक्षुब्ध हो जाएगा। इसमें धारा रेखीय होगा, इसमें विक्षुब्ध होगा। और अगर ये 2000 से, ठीक है, और 3000 के बीच है, ठीक है, आर ई का जो मान है वो 2000 से 3000 के बीच है, तो जो द्रव का प्रवाह है वो धारा रेखीय से विक्षुब्ध प्रवाह की ओर अग्रसर होगा। अगर ये वैल्यू आ रही है आर ई की, तो उसका प्रवाह धारा रेखीय से विक्षुब्ध प्रवाह की ओर अग्रसर होगा। ठीक है, इस रिलेशन को हम विमीय विधि से भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इसका डेरिवेशन, पहले आप इस लोगों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसका हम डेरिवेशन करा दें। तो हम रेनॉल्ड नंबर का डेरिवेशन करने जा रहे थे। ठीक है, तो प्रयोगों द्वारा यह निष्कर्ष निकलता है कि Vc का जो मान है, Vc का मान यानी क्रांतिक वेग का जो मान है, वो द्रव की श्यानता ईटा किस पर डिपेंड कर रहा है, द्रव की श्यानता ईटा पर निर्भर करता है। दूसरा, जो भी द्रव प्रवाहित हो रहा है उसका घनत्व। तीसरा, जो नली है, नली के व्यास d पर। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, Vc, अब इसको हम रिलेशन निकालेंगे विमेय विधि से। Vc का मान ईटा की घात a, Vc ईटा की घात a, या क्रांतिक वेग लिख लेते हैं, क्रांतिक वेग Vc ईटा की घात a, द्रव के घनत्व की घात b व नली के व्यास d की घात c पर निर्भर करता है। तो क्या हो जाएगा, Vc इज प्रोपोर्शनल टू ईटा की पावर a। ठीक है, और रो की घात b और d की घात c। तो Vc इज इक्वल टू k ईटा a रो की पावर b d की पावर c। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 के दोनों पक्षों की विमाएं रखने पर, हम लोगों ने ये पढ़ रखा है कि विमाएं कैसे लिखते निकालते हैं। Vc क्या है, वेग, वेग की विमा क्या होती है, LT-1।
तो ये हो गया एल टी माइनस वन, या इसको लिख सकते हो एम की पावर जीरो एम जीरो एल टी माइनस वन। के क्या है, एक नियतांक है तो समानुपाती नियतांक है तो नियतांक की कोई भी मान नहीं होती, ठीक है, वो विमाहीन राशि होती है, तो के की कोई भी मान नहीं होगी। ईटा क्या है, श्यानता गुणांक, श्यानता गुणांक की विमा एम एल माइनस वन टी माइनस वन, ये होती है श्यानता गुणांक की विमा ए पर पूरी पावर ए। और रो क्या है, घनत्व, घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन, तो द्रव्यमान के लिए m, आयतन के लिए एल क्यूब, तो m अपान एल क्यूब, तो ये पूरा ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा m l माइनस थ्री पावर डी बी। और d क्या है यहाँ पे, रेडियस है, डायमीटर, डायमीटर में हम क्या नापते हैं, लेंथ ही मेजर करते हैं, तो हो जाएगा l की पावर c, l की घात c। अब ये हो जाएगा m जीरो एल टी माइनस वन, तो ये हो जाएगा m की पावर a l माइनस a t माइनस a m की पावर b l की पावर माइनस थ्री b और l की पावर c। अब हमको मालूम है सब मल्टीप्लिकेशन में तो समान घातें जुड़ जाती हैं, तो m की पावर क्या हो जाएगा यहाँ पे a प्लस b, और l कहाँ पे है, यहाँ है, यहाँ है और यहाँ है, तो हो जाएगा l माइनस a माइनस थ्री b प्लस c t माइनस a। अब हमको मालूम है विमेय समांगता का नियम क्या कहता है, किसी भी समीकरण के दोनों पक्षों के सभी पदों की विमाएं बराबर होती है, तो घातें सबकी बराबर होनी चाहिए। तो समीकरण दो मान लेते हैं इसको, समीकरण दो के दोनों पक्षों की तुलना करने पर कंपेयर कर लेते हैं दोनों पक्षों को, तो क्या हो जाएगा, यहाँ m की घात जीरो है और यहाँ a प्लस बी है, तो a प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लिया। अब ये आ गया माइनस a प्लस माइनस थ्री बी प्लस सी इक्वल टू वन, t की पावर माइनस a इज इक्वल टू माइनस a इज इक्वल टू माइनस वन, ठीक है। ठीक, तो यहां से क्या हो गया, समीकरण नंबर 4 और 5, तो समीकरण 5 से क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू वन, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बताते हैं। अब यहां a इज इक्वल टू वन आ गया, तो अब समीकरण 3 से, समीकरण 3 से, अब 3 में हम a की जगह पे 1 रख देते हैं, तो a प्लस वन प्लस बी इक्वल टू जीरो, तो b इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस वन। अब हमें c की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, तो c की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 4 में a b की वैल्यू रखेंगे, तो माइनस a माइनस थ्री बी प्लस सी इज इक्वल टू वन। तो अब ये आ जाएगा, इसकी वैल्यू रखते हैं, a की वैल्यू कितनी है, 1 है, माइनस वन, फिर माइनस थ्री बी, तो ये आ जाएगा b की वैल्यू माइनस वन, ठीक है, ठीक है, b की वैल्यू माइनस वन प्लस c इज इक्वल टू वन, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस वन, ये हो गया माइनस है, तो ये प्लस थ्री प्लस सी इज इक्वल टू वन, तो ये आ जाएगा 2 प्लस सी इज इक्वल टू वन, सी इज इक्वल टू माइनस वन। अब a b c की वैल्यू जो है वो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देते हैं, a b c का मान समीकरण 1 में रखने पर रख देते हैं, तो समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, वी सी इज इक्वल टू के ईटा
ए की वैल्यू कितनी है, 1 है, और बी की क्या है, -1 है, और डी की, सी की भी वैल्यू -1 है। तो ये हो जाएगा वी सी के ईटा अपन रो डी। ठीक है, और प्रयोगों द्वारा के की जो वैल्यू होती है वो आर ई होती है। ठीक है, तो आर ई ये रेनॉल्ड संख्या है, रेनॉल्ड ने इसको खोजा था तो उन्हीं के नाम पे है, रो डी। वी सी इज इक्वल टू आर ई ईटा अपन रो डी। ठीक है, अब हमें यहां से आर ई का मान निकालना है, रेनॉल्ड नंबर। आर ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो डी वी सी अपान ईटा। ठीक है, तो यही क्या कहलाता है, रेनॉल्ड संख्या कहलाता है। तो रेनॉल्ड संख्या की वैल्यू कितनी होगी, आर ई रो डी वी सी अपान ईटा। ठीक है, इसी को हम रेनॉल्ड संख्या कहते हैं। इसका अभी हमने एक्सप्लेनेशन किया था। ठीक है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए।